नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दी सेकेंड पार्ट और दी सेकेंड वीडियो फॉर दिस प्लेलिस्ट जिसमें हम स्टॉक मार्केट के सप्लाई के बारे में समझेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिमांड के बारे में समझा और कैसे डिमांड मार्केट में इफेक्ट करता है, स्टॉक मार्केट में इफेक्ट करता है। एंड आज हम सप्लाई के बारे में बात करेंगे। सो बहुत ध्यान से इस प्लेलिस्ट को देखना एंड काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आप लोगों को बहुत नई चीजें पता चलेंगी क्योंकि डिमांड, सप्लाई एंड जैसे बेसिक इकोनॉमिक्स जो हम आज सिखा रहे हैं इस प्लेलिस्ट के थ्रू, ये बहुत ही बेसिक एंड रूट बेस्ड नॉलेज है जो आपको होना चाहिए अगर आप मार्केट में मूविंग फॉरवर्ड आप आगे जर्नी करना चाहते हो। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सप्लाई क्या है, व्हाट दिस टर्म मींस। ठीक है, सप्लाई का मतलब ये हो गया, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर 4 एलिमेंट से बना है। एंड ये 4 एलिमेंट क्या है? सबसे पहला, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल। इसका मतलब क्या हो गया कि डिमांड में हम लोगों ने ये समझा था कि कंज्यूमर का पावर रहता है, कंज्यूमर के ऊपर डिमांड टिका हुआ है। लेकिन सप्लाई किस पे टिका हुआ है? सप्लाई टिका हुआ है प्रोड्यूसर्स पे। प्रोड्यूसर्स मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एंड उनके ऊपर ये सप्लाई टिका हुआ है, उनके कंट्रोलिंग पावर पे है और वो उनके विलिंगनेस पे ये सप्लाई चल रहा है। वहां पर हम लोगों ने देखा कि कंज्यूमर विलिंगनेस है डिमांड में अगर देखें, बट यहां पर प्रोड्यूसर्स विलिंगनेस है, ठीक है। सो सप्लाई का मतलब क्या हो गया? टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट वेरियस प्राइस पॉइंट्स। उसमें हम लोग देखे थे कि कंज्यूमर डिमांड अलग अलग प्राइस पॉइंट पे, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे, स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज को करता है। लेकिन इस केस में, सप्लाई के केस में, प्रोड्यूसर्स या फिर जो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, उन पे डिपेंडेंसी आ जाती है कि वो किस पर्टिकुलर प्राइस पे, अलग अलग वेरियस प्राइस पॉइंट्स पे गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे और मार्केट में सप्लाई करेंगे। और इसमें भी टाइम पीरियड आ जाता है, एट अ वेरी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो डिमांड एंड सप्लाई आपस में देखोगे तो काफी इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड मतलब है तो अलग अलग, बट ये साथ ही साथ पैरेलली एक साथ चलती है, ठीक है। सो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का एलिमेंट दोनों में आ गया। इसमें आप देखें प्रोड्यूसर्स का विलिंगनेस है, डिमांड में कंज्यूमर का विलिंगनेस है। अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पे दोनों ही रिएक्ट करते हैं। और चौथा, एट अ वेरी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो सप्लाई यहां पे आप लोगों को क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। पहले हम लोगों ने वहां पे उस वीडियो में समझा था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड का जो डेफिनेशन है या जो लॉ ऑफ डिमांड जो बताता है वो सप्लाई से पूरा अलग है। अब सप्लाई को अगर हम लोग देखें तो लॉ ऑफ सप्लाई बताता है, ये क्या बताता है? ये कि ये प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड दोनों ही पॉजिटिवली डायरेक्टली रिलेशनशिप में है। इसका मतलब ये हो गया कि जब मार्केट का प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी इंक्रीज होगा, एंड मार्केट का प्राइस अगर कम होगा तो सप्लाई डिक्रीज होगा। कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम का जब प्राइस ऊपर होता है तब सप्लायर्स जो होते हैं उनका विलिंगनेस बढ़ जाता है सप्लाई करने को। इसलिए वो प्रोडक्शन को इंक्रीज कर लेते हैं, सामान को ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं एंड मार्केट में सप्लाई करते हैं। कोई भी एक काम, अगर आप भी दुकानदार हो, आप नहीं चाहोगे कि कम प्राइस में आप उस सामान को प्रोड्यूस करें या बेचे। आप वेट करोगे कि मार्केट में इन फ्यूचर कभी प्राइस इंक्रीज होगा, फिर आप अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे एंड मार्केट में सप्लाई करोगे। सेम गोज टू, अगर आप प्राइस जब कम होता है तब विलिंगनेस कम हो जाती है प्रोड्यूसर्स की, वो सामान को कम प्रोड्यूस करता है एंड मार्केट में कम सप्लाई करता है। तो लॉ ऑफ सप्लाई आपको यही बताता है। अब प्राइस डिटर्मिनेशन, अब इसका क्या है? प्राइस डिटर्मिनेशन हम इसे अब स्टॉक मार्केट का जो पार्ट है वो समझेंगे कि स्टॉक मार्केट के बेसिस पे हम कैसे सप्लाई को समझे। क्योंकि सप्लाई तो हमें समझ में आ गया कि सप्लाई क्या चीज है। डिमांड में हमें पता था कि कंज्यूमर का विलिंगनेस है, यहां पर प्रोड्यूसर का जो सामान को बना रहा है। तो सप्लाई की डिपेंडेंसी उन मैन्युफैक्चरर्स पे होती है जो गुड्स को या सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, सप्लाई करते हैं मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट के परसेप्शन अगर हम समझे तो सप्लाई जब डिमांड से ज्यादा होता है तब क्या होता है? सप्लाई जब डिमांड से ज्यादा होता है, इसका मतलब कि नंबर ऑफ सेलर्स बायर से ज्यादा है मार्केट में, खरीदने वालों से ज्यादा बेचने वाले हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सप्लायर्स को अपना प्राइस कम करना होगा अगर मार्केट में उसे, अगर अपना गुड्स एंड सर्विसेज बेचना हो। तो इससे क्या होगा? सेम गोज टू स्टॉक मार्केट। अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक में लिक्विडिटी कम है, डिमांड ज्यादा नहीं है, लोग खरीद नहीं रहे, तो मार्केट क्या होगा? उस पर्टिकुलर प्राइस क्या होगा? वो प्राइस पर्टिकुलर नीचे गिर जाएगा उस स्टॉक का, ठीक है, ड्राइव डाउन हो जाएगा, स्टॉक के प्राइस पे एक नेगेटिव इफेक्ट आएगा। क्योंकि
ये बेसिक सी बात है कि अगर मार्केट में खरीदने वाला ही कोई नहीं है तो सप्लायर तो यही बोलेगा ना कि भाई चलो कम दाम में निकाल देते हैं इसको, कम पैसे में निकाल देते हैं। ठीक है, तो सप्लाई कभी भी डिमांड से ज्यादा जब होता है तब इस केस में एक पर्टिकुलर एसेट का या कमोडिटी का प्राइस का, कोई भी चीज एक पर्टिकुलर आइटम का, चाहे वो स्टॉक मार्केट में क्यों ना हो या नॉर्मल मार्केट में क्यों ना हो, उसका प्राइस नीचे की तरफ चला जाता है। सेकेंडली, अगर डिमांड ज्यादा हो, अगर डिमांड ज्यादा हो एंड सप्लाई कम हो, नंबर ऑफ बायर्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है बट नंबर ऑफ सेलर्स नहीं होते, तब क्या होता है, तब उस पर्टिकुलर चीज का प्राइस बढ़ जाता है। सेम गोज टू इन द सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट में जब नंबर ऑफ बायर्स अगर अचानक से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे एंड सप्लाई कम हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर स्टॉक का या एसेट का प्राइस ड्राइव अप कर जाएगा, ड्राइव अप कर जाएगा। अब तीसरा जो सिनेरियो आता है वो है इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्राइस पे या एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में हो सकता है दोनों सप्लायर एंड बायर मीट कर जाए। ठीक है, ग्राफ से समझते हैं इसको। जैसे ये डिमांड कर्व है, रेड वाला जो कर्व है वो है डिमांड कर्व, ब्लू वाला कर्व है वो है सप्लाई कर्व। अब ये डिमांड एंड सप्लाई कर्व जब आकर आपस में प्लॉट होती है, अगर इस पर्टिकुलर ग्राफ में देखें तो एक ऐसा पॉइंट है यहां पर जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या बोलता है, वो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई सेम क्वांटिटी के साथ या सेम नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स के साथ यहां पर मीट कर जाता है। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर प्राइस है या ये एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है जहां पर डिमांड एंड सप्लाई एक तरह से इक्वली बैलेंस्ड हो जाती है। तो मार्केट में कभी कभी ऐसा सिनेरियो भी आता है यहां पर क्या रहता है, प्राइस जो रहता है एक पर्टिकुलर एसेट का वो स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जितना डिमांड है उतना सप्लाई भी है। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो मार्केट का वो भी सिनेरियो आपको देखने को मिलता है। तो पूरा जो मार्केट का सिनेरियो है ना वो पूरा डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस रिएक्ट करता है। ओके, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी हम प्राइस एक्शन को समझेंगे या सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरी को समझेंगे ना, तो डिमांड एंड सप्लाई का नॉलेज बहुत होना जरूरी है, तभी आप मार्केट्स में एक्सेल कर पाओगे। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि अलग अलग सिनेरियोज में डिमांड एंड सप्लाई कैसे वर्क करता है, कौन से इवेंट्स में हम लोग देखेंगे कि मार्केट सिनेरियो में इन दो एलिमेंट्स का क्या रोल है। एंड इसमें आपको ये समझ में आएगा कि आगे जाकर ऐसे कोई भी सिनेरियोज आएंगे तो आप डिमांड एंड सप्लाई समझ पाएंगे कि डिमांड एंड सप्लाई का क्या रोल है, रीजन क्या है कि ये पर्टिकुलर इवेंट कॉज कर रहा है। सबसे पहला आईपीओ के केस में देखते हैं हम लोग। आईपीओ के केस में देखते हैं कभी भी कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है तो सबसे पहली चीज हम लोग ये देखते हैं कि सप्लाई तो वहां से आ रहा है शेयर्स का मार्केट में, पर यहाँ पर डिमांड मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर डिमांड मीट नहीं कर रहा इट मींस दैट कि स्टॉक का प्राइस हो सकता है नेगेटिवली इंपैक्ट करे। ओके, तो पहले सिनेरियो में हम लोग देखते हैं कि जब सप्लाई आता है तो डिमांड मीट कर रहा है कि नहीं। बहुत सारे आईपीओ के केस में आप लोगों ने देखा होगा कि ये चीज बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है डिमांड एंड सप्लाई का एक पर्टिकुलर आईपीओ में। रिसेंटली अगर मैं बात करूं जेप्टो का एग्जांपल एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इसको समझने के लिए। जेप्टो क्या कर रहा था, मार्केट में अपने शेयर्स को इंट्रोड्यूस कर रहा था। आप हमेशा देखना आईपीओ जब मार्केट में आता है तो सबसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो या तो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं या तो फंड हाउसेज होते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग बहुत ही एग्रेसिवली बाइंग करते हैं स्टार्टअप्स को, क्योंकि वो रिस्क लेना चाहते हैं। वो वैल्यूएशन को उतना नहीं देखते, वो हायर वैल्यूएशन पे भी हो सकता है एक पर्टिकुलर स्टॉक्स को खरीद ले। लेकिन म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स उसके वैल्यूएशन को देखते हैं, प्राइस को समझते हैं। अगर वैल्यूएशन सही होता है तभी वो सामने अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं उस पर्टिकुलर आईपीओ को सब्सक्राइब करने में। जेप्टो के केस में ये हुआ कि जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो किन का पैसा लेके रखे, वो आम पब्लिक का पैसा उनके पास है, फंड्स है जो कि वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो उनके सिनेरियो में उन्होंने सबसे पहले जेप्टो का वैल्यूएशन देखा। वैल्यूएशन उनको लगा कि बहुत हायर प्राइस पे दिया जा रहा है मार्केट में, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे तरफ से आपको कोई भी ऐसा सपोर्ट नहीं मिलेगा, आईपीओ के टाइम पे हम सब्सक्राइब नहीं करेंगे, डिमांड यहां से हमारी तरफ से नहीं रहेगा। अगर आप इसका वैल्यूएशन कम करते हो तब हो सकता है हम यहां से इंटरेस्ट दिखाए, यानी कि डिमांड आपको प्लेस करे। तो यहां पर देखेंगे कि सप्लाई के बराबरी में यहां पर डिमांड यहां पर आया नहीं। ठीक है, एंड म्यूचुअल फंड का बहुत ही बड़ा चंक होता है मार्केट में कोई आईपीओ को सपोर्ट करने में। तो इस केस में जेप्टो ने क्या किया, आपने डिसाइड किया कि उनको पता था कि अगर वो मार्केट में इस सिनेरियो में जाएंगे तो हो सकता है ये इफेक्ट उनके स्टॉक प्राइस पे नेगेटिवली दिख सके। यही नेगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए जेप्टो ने क्या किया, अपने आईपीओ को पॉज कर दिया या पोस्टपोन कर दिया। ओके, तो ये एक एग्जांपल से आप रिलेट कर सकते हो डिमांड एंड सप्लाई का क्या आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ। एंड सेकंड केस में देखिए शेयर बायबैक। अब शेयर बायबैक के बारे में हम लोगों ने बहुत सुना होगा कि XYZ कंपनी अपने शेयर्स को वापस खरीद रही है। शेयर बायबैक्स क्या होता है कि आईपीओ के टाइम पे जैसे ही कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में उतारती है तो बायबैक के टाइम पे कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो बोलते हैं कि हम वापस से जो मार्केट में शेयर्स को लिए थे उनको वापस से हम खरीद रहे हैं। ठीक है, अपने इन्वेस्टर से वापस खरीद रहे हैं
तो ये क्या होता है कि यहाँ पर सप्लाई क्या होता है, रिवर्स कर जाता है। ओके, तो जब बायबैक होता है, जब वापस से वो लोग खरीदते हैं, अब बड़े बड़े कंपनीज जब रीपर्चेज करते हैं, बायबैक्स खरीदते हैं, तो यहाँ पे डिमांड बूस्ट हो जाता है कि नहीं। अब डिमांड यहाँ पर बूस्ट हो जाता है तो स्टॉक का प्राइस भी हो सकता है, उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस पे एक पॉजिटिव इफेक्ट आपको देखने को मिले। ठीक है, ईपीएस में ग्रोथ देखने को मिले। ठीक है, बूस्ट आपका स्टॉक प्राइस पे देखे। तो कभी भी अगर आपको देखना है कि ये डिमांड एंड सप्लाई बायबैक के केस में कैसे वर्क कर रहा है, तब क्या कर सकते हो, पास्ट के कुछ ऐसे कंपनीज जो लास्ट 5 साल में 10 साल में जिन्होंने शेयर्स को बायबैक किया था, उस सिनेरियो में आप देखो कि उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस नेक्स्ट कुछ दिनों में कैसा इंपैक्ट हुआ। इससे आपको ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। तीसरा, इनसाइडर लॉकअप एक्सपायरेशंस। अब ये क्या है, ये क्या चीज है। अब कोई भी इनसाइडर आता है एक पर्टिकुलर पर्सन के पास, एक पर्टिकुलर कंपनी के पास, वो लोग क्या करते हैं, इसमें डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, है ना। इनसाइडर ट्रेडिंग ऐसे इंडिया में बैन है, इट्स इलीगल, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट के लूपहोल्स की वजह से बहुत लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो कंपनी का इनसाइडर का मतलब ये हो गया कि अगर आप एक पर्टिकुलर पर्सन हो, आपके पास, आप बहुत लोगों को जानते हो, तो आप क्या कर सकते हो, तो कंपनी का कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन आप अपने पास रख सकते हो, लेकिन वो इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं हुआ। इट मींस दैट कि आपके पास वो इंफॉर्मेशन मार्केट से पहले है, तो आपके पास एक अपर हैंड एडवांटेज है कि नहीं। आप अपने उस पर्टिकुलर एसेट को उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप बाय एंड सेल कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, इससे बहुत बार होता है कि कंपनी का इंसाइडर जब किसी बंदे के पास हाथ लग जाता है, तो वो क्या करता है, वो सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर सकता है मार्केट में, है ना। अब उनको पता है कंपनी की कुछ बातें, उनको ऐसी पता है जो मार्केट में बाकी लोगों को नहीं पता है। ओके, तो इसका अनड्यू एडवांटेज लेकर वो क्या करते हैं, मार्केट में अचानक से सेलिंग करता है। आप देखते हो बहुत अचानक से कुछ स्टॉक्स में बहुत ज्यादा सेलिंग आ गई है, या क्वार्टरली रिजल्ट के टाइम पे आ गई है। तो ये चीज आप देखो तो कंपनी का इंसाइडर जो है वहां पर वर्क कर जाता है। ठीक है, एंड जो चौथा सिनेरियो है हमारा, वो है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग के बारे में भी आप लोगों ने समझा होगा कि ये क्या चीज है, कैसे मार्केट में ये वर्क करता है। ये क्या करता है, शॉर्ट टर्म सप्लाई को मैनेज करता है मार्केट में। शॉर्ट सेलिंग मतलब कंपनी के शेयर्स को धड़ाधड़ बियरिश वे में बेच देना। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने स्कैम 1992 देखा होगा, तो उन्होंने वहां पर एक तो बेयर कार्टेल था। बेयर कार्टेल क्या करता था, एक पर्टिकुलर स्टॉक को पकड़ता था और अच्छे क्वांटिटी में शॉर्ट सेल करता था। अब शॉर्ट सेल जब वो करता है तो एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है अपर हैंड में, और वो पर्टिकुलर एसेट के प्राइस को नीचे की तरफ ड्राइव करता है। तो शॉर्ट सेलिंग के वजह से भी सब अचानक से बहुत ज्यादा सप्लाई आ गया मार्केट में, अच्छी खासी सेलिंग आ गई, तो उसकी वजह से पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस डाउन हो गया, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग में क्वांटिटी हाई थी लेकिन उतना डिमांड वहां पर मीट नहीं किया ना। बेचने वाले बहुत लोग थे लेकिन खरीदे नहीं, मैक्सिमम लोगों ने खरीदा नहीं। मार्केट में यहाँ पर डिमांड कम रह गया, सप्लाई बहुत ज्यादा अचानक से बढ़ गया। तो उस केस में क्या हुआ, शॉर्ट सेलिंग के केस में एक पर्टिकुलर एसेट का प्राइस ड्राइव डाउन कर गया। लास्ट, नेगेटिव अर्निंग्स या मार्केट पैनिक। बहुत बार ऐसा देखते हैं कि कंपनी का जो रिजल्ट है उतना अच्छा नहीं आया है। ठीक है, अचानक से जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो धीरे धीरे वो कंपनी को लोग बेचने लग गए। अचानक से वो पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस 10% 15% करके लोअर सर्किट बनाते चला गया। ठीक है, मार्केट में, या फिर अचानक से कोई पैनिक आ गया, कोई दूसरे सिनेरियो में देखे तो जैसे कोविड हो गया, ठीक है, टैरिफ्स हो गया, ये सारी सिचुएशन में मार्केट क्या होता है, पैनिक कर जाता है। इसको हम लोग सिस्टमैटिक रिस्क भी बोलते हैं। सिस्टमैटिक रिस्क में मतलब पूरा मार्केट पे एक अचानक से नेगेटिव प्रेशर आ गया, सारे के सारे लोग मार्केट को में अपने अपने पोर्टफोलियोज को बेचने लग गए। तो उस केस में क्या हुआ, इमीडिएट सप्लाई बढ़ गया। अब इमीडिएट सप्लाई बढ़ गया तो डिमांड तो कम का कम ही रह गया ना। डिमांड तो उतना बड़ा नहीं, बट सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया। इसकी वजह से क्या हुआ, पूरे मार्केट में एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सिनेरियोस को समझना बहुत जरूरी है मार्केट में। नेक्स्ट हम जो समझेंगे वो एक पर्टिकुलर चार्ट है जिसमें हम सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरी को समझेंगे। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरी को समझना, बहुत लोग ये सोचते होंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थ्योरी तो हमें आता है, बट आज मैं आपका यहाँ पर भ्रम दूर कर दूंगा आपको। व्हाई एम टेलिंग दिस, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से पूछा है सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, एंड मैक्सिमम लोगों का जो कंसेप्ट है सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेकर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रॉन्ग है, बट वो पार्शियली करेक्ट है, मतलब पूरा सही नहीं है। आज मैं आपको पूरा सही बताऊंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है मार्केट में। सो अगर यहाँ पर हम लोग देखें एक पर्टिकुलर चार्ट, यहाँ पर प्रेजेंट है, नंबर्स देख के पता चल गया होगा क्या चीज का चार्ट है ये, तो बट मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना क्या चीज का चार्ट है ये। अगर ये पूरे चार्ट को देखो तो ये चार्ट में आपको एक चीज देख रहा हूँ, अलग अलग प्राइजेस पे यहाँ पर बॉक्सेस बने हुए हैं ना, यहाँ बॉक्सेस बने हुए हैं, यहाँ बॉक्सेस बने हुए हैं, यहाँ बॉक्सेस बने हुए हैं। तो ये क्या चीज है, ये पर्टिकुलर बॉक्सेस क्या है, ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हर एक पर्टिकुलर बॉक्स अलग अलग टाइप पे सपोर्ट प्ले करता है, अलग अलग टाइप पे रेजिस्टेंस प्ले करता है। पहले बताता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस का बॉक्स क्यों है, एक लाइन क्यों नहीं है।
पहला मिथ ये है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल है। बिल्कुल नहीं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी भी एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल नहीं हो सकता। रीजन इसका एकदम प्रैक्टिकल है, ध्यान से समझिएगा। पर्टिकुलर अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या बोलता है, सपोर्ट का मतलब ये हो गया कि मार्केट का एक ऐसा बॉटम जहां पर बहुत ज्यादा बायर्स प्रेजेंट थे एक टाइम पर। तो आपको क्या लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर लेवल पे या प्राइस पे बहुत सारे बायर्स ने बाई किया होगा? नहीं, लाइव मार्केट केस में प्राइसेस फ्लक्चुएट करती है। तो कभी भी कोई भी बायर्स वहां पे बाई ऑर्डर डालता है तो अलग अलग मार्केट प्राइसेस पे बाई होता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का कभी भी एक पर्टिकुलर लेवल नहीं हो सकता, एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज होगा। उस प्राइस रेंज में मैक्सिमम बायर्स हो सकते हैं, इस प्राइस लेवल पे नहीं। तो प्रैक्टिकली आप देखोगे, हो सकता है ये जो रेंज है वो कम हो, क्या पता ये रेंज ज्यादा हो, वो फ्लक्चुएशन के वोलेटिलिटी पे डिपेंड करता है कि नहीं? तो ये मिथ सबसे पहला दूर है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक पर्टिकुलर लेवल होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप देखोगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक प्राइस रेंज होता है, दिस इज अ रेंज। ये रेंज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बहुत बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस, एक पर्टिकुलर एसेट का प्राइस यहां पर प्ले कर रहा है, ठीक है? ये वाले मार्कर को देखना, यहां पर है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये पर्टिकुलर स्टॉक है यहाँ ऊपर जा रहा है, इसका प्राइस ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए है ना। अब सेलर्स बैठे हुए, इसका मतलब क्या हो गया, सप्लाई आ गया, अचानक से बहुत ज्यादा सेलिंग आ गया। एंड सप्लाई एंड सेलिंग आया तो अगर डिमांड वहां पर मीट नहीं कर रहा है, अगर डी इक्वल्स टू एस नहीं हो रहा है, तो रिवर्सल आ जाएगा ना नीचे की तरफ, है कि नहीं? अगर डी इक्वल्स टू एस नहीं हो रहा है तो वापस से रिवर्सल आ जाएगा, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई मीट नहीं किया ना। यहां पर सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था, यहां पर क्या हुआ, सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया, लेकिन डिमांड नहीं था, लोगों ने खरीदा नहीं उतना। लोग बेच रहे थे, यहां से एग्जिट हो रहा था, लेकिन एग्जिट करने के टाइम पे उतना डिमांड नहीं दिखा, तो उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस या एसेट का प्राइस नीचे की तरफ आ गया, है ना। तो यहां पर रिवर्सल हो गया। इसलिए क्यों बोलते हैं रेजिस्टेंस से रिवर्सल होता है? डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ही जब मीट नहीं करते तभी वहां पर रिवर्सल आता है। अच्छा, ब्रेकआउट किस केस में आएगा? ब्रेकआउट तब आएगा जब एक पर्टिकुलर प्राइस में अगर वहां पे बहुत ज्यादा सेलिंग हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताता हूं, यहां वाले केस में देख लो आप, इस वाले केस में यहां पर रिवर्सल हो रहा है, यहां पे बाइंग हो रहा है ना, यहां पे अचानक से बाई हुआ, ठीक है, फिर से यहां पर रिवर्सल आ गया, है ना, यहां पर रिवर्सल आ गया, नीचे की तरफ चला गया पर्टिकुलर प्राइस। अब नीचे की तरफ जाके जाके नीचे आकर यहां पर अगर आप देखो नीचे आ गया, इस पर्टिकुलर जोन पे ट्रेड कर रहा है। अब अचानक से वापस से ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट देती है। ये ब्रेकआउट क्यों आया? ये जो गैप है यहाँ पर, ये जो ब्रेकआउट है, ये यहाँ पर आपको क्यों देखने को मिल रहा है? इसका सिंपल रीजन ये है कि यहाँ पर जो आपको गैप एंड ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अचानक से बहुत ज्यादा बाइंग आ गई, डिमांड आ गई, ठीक है, सप्लाई को एक्सीड कर दिया डिमांड ने, ठीक है। तो डिमांड जब एक्सीड कर जाता है सप्लाई को, तो ब्रेकआउट आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसेट में ब्रेकआउट, और इसमें सबसे ज्यादा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आता है वो वॉल्यूम्स को समझ के आपको समझ में आएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या तो ब्रेकआउट देगा या तो रिवर्सल खा जाएगा। वॉल्यूम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा वॉल्यूम से रिलेटेड, कि कहां से वॉल्यूम का डेटा को समझना है, आपको कैसे समझना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए तब तक के लिए चैनल में। एंड मजा आया इस वीडियो में तो जरूर से देखें। एंड इसके बाद, इस वीडियो से पहले, अगर इससे पहले का वीडियो डिमांड के बारे में आपने नहीं देखा, जो कि थोड़ा लंबा वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा उसको जरूर से देखें, बहुत समझना इंपॉर्टेंट है। डिमांड एंड सप्लाई बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, मार्केट का प्राइस एक्शन आपको यही दो चीज बताएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। ये प्लेलिस्ट कंटिन्यू रहेगा एंड आगे भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।